ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने जाने से पहले पढ़ी थी कि या रब, मेरी काम को आसान कर, मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, राइट, ताकि वो मेरी बात को समझ सके। तो अक्सर काम करने से पहले हमें ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। बाज़ औक़ात आपने ये रियलाइज़ किया होगा कि हम कोई काम बड़ा आसान होता है, वो खटारे में पड़ जाता है, मुश्किल में पड़ जाता है, राइट। ये मसला भी हमें वो पेश आता है, तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए ताकि वो काम आसान से आसान हो जाए। समटाइम्स इट हैपन कि अच्छा, क्लास में एक इशू ये है कि क्लास में सीटिंग कैपेसिटी कम है, एनरोलमेंट ज़्यादा हुई हुई है, तो थोड़ा सा ज़रा अकोमोडेट की अपने आप को, दूसरों को अकोमोडेट कीजिएगा, ठीक है। जैसे गर्ल्स हैं, वो एक सीट को छोड़ने की बजाय इसको फिल कर देंगे ताकि आने वाले को बैठने में आसानी हो। मेरे ख्याल अब वो मज़ीद इस क्लास में इन्वॉल्वमेंट शायद ना करें, तो इसलिए हमें जो है इन्हीं को ही आके इंशाल्लाह। और इसमें हमें ये कोशिश नहीं करनी, सोचना भी नहीं कि पेपर पास नहीं होना। दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आपने इस बात को किसी दिन भी जहन में नहीं लेकर आना कि ये मेरा एग्ज़ाम इस अटैम्प्ट में पास नहीं होना। इस प्लास्टिक बॉडी को, जिसको हम कहते हैं, इसको अगर आप नेगेटिव इंस्ट्रक्शन देंगे, ये उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू कर देगा। ये बात जहन में रखिएगा, आप इसको पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन ही देनी है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको द स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करूँ इंशाल्लाह, ठीक है। मेरी तरफ से कोई कमी इंशाल्लाह नहीं होगी। आपने नहीं इसको गलत इंस्ट्रक्शन देनी, डे टू डे बेसिस पे आपने काम जो है वो सारा का सारा करना है। तो बात हम कर रहे थे कि ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए, बट इट डजेंट मीन कि मैं मूसा और आप सारे फ़िरौन हैं। यानी ये नॉर्मल कुरान का एक है कि आपको ये दुआ पढ़नी चाहिए। नहीं जी, आज हमने शुरू करना है इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। वो स्टूडेंट हाथ खड़ा करें जो कहते हैं कि जी हमें फ्लैश चैप्टर 1 के फ्लैश समरी याद है, सिर्फ फ्लैश, वो जो ऊपर ब्लैक कलर में हेडिंग्स थी वो मुझे याद है। 1 2 जी मैडम, आप सिर्फ आपने वो फ्लैश बताना है कि कितनी चीज़ें हमने चैप्टर 1 में डिस्कस की हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन, वेरी गुड, शाबाश। नंबर 2, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 3, टैक्सेस एज अ डेवलपमेंट। नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेस। हाँ, ये यहाँ एक मिस्टेक है, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स लॉज हैं या टैक्सेस हैं, ये फ़र्क है। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्स लॉज हैं या वो टैक्सेस हैं, क्या है, देख लें। प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, शाबाश। देन 6, काइंड्स ऑफ टैक्सेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस, क्या होना चाहिए, टैक्स लॉज और देन साउंड टैक्स सिस्टम, शाबाश। देखें ये वर्ड जब आप बोलें, ये फीमेल जो है ना यहाँ अकोमोडेट हो सकती हैं, ये इसमें चेयर्स हैं। आप बेटा ज़रा साथ, नहीं नहीं आपकी मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच जी। यू लाइक चॉकलेट और यू लाइक सम अदर कैंडी, एज यू विश। थैंक यू, ये आपने कहना था। अच्छा जी, वेरी गुड, ये शाबाश। ये फ्लैश है, यानी इनके जहन के अंदर ये चीज़ अब जो है ये कैप्चर हो चुकी कि ये इसको बोलते हैं कि आपने उसकी एक ओवरऑल इमेज जो है आपने अपने दिमाग में डेवलप कर ली हुई है। देयर इज अनदर 1 सीट वैकेंट ओवर हियर।
ये बेटा इधर भी है, थैंक यू वेरी मच। ये इधर है, फ्रंट पे भी है बेटा, इधर आ जाओ। ओके, तो ये हमारा था जी फ्लैश। आज हमने इसका जो लास्ट कंपोनेंट है दैट इज़ डिफरेंट टैक्स लॉज ऑफ पाकिस्तान, इसको आज हमने वो डिस्कस करना है। ये हमारा पहला मॉड्यूल जो था वो कंप्लीट हो गया। बिफोर आई प्रोसीड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, एक लफ्ज़ है आपने जहन में रखना है, OIC डायरेक्ट टू मी। क्या बोला मैंने? OIC डायरेक्ट टू मी, याद रहेगा? OIC डायरेक्ट टू मी। तो लफ्ज़ है IC। क्या लफ्ज़? I फॉर इनकम टैक्स, एंड C फॉर CVT, कैपिटल वैल्यू टैक्स। राइट? दो टैक्सेस डायरेक्ट है। दो टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट है, इनकम टैक्स एंड CVT, कैपिटल वैल्यू टैक्सेस। ये दो टैक्सेस जो हैं वो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इस ओके, ये समझ आ गई जी? कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है इस वक्त पाकिस्तान में घरों के ऊपर लगा हुआ है, घरों के ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे और गाड़ियों पे लगा हुआ है। ये फेडरल टैक्स है। ओके, याद रहेगा? कैपिटल वैल्यू टैक्स एंड इनकम टैक्स बोथ आर डायरेक्ट टैक्सेस। OIC डायरेक्ट टू मी, OIC IC, ये इसे कस्टम ड्यूटी भी बनता है, लेकिन कस्टम ड्यूटी पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमारे पास एक है जी सेल्स टैक्स, एक है हमारे पास फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एंड कस्टम ड्यूटी। हाउ मेनी टैक्सेस आई हैव रिटन ओवर हियर? कितने टैक्सेस हैं? देयर इज वन स्पेस ओवर हियर जी। कितने लिखे हैं मैंने? इनमें से इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? रेज हैंड। इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? मैंने बताया था इनमें से इनलैंड रेवेन्यू भी है। 1 2 3 4 5। आपको नहीं अभी चॉकलेट मिली? ऐसे ही मिली थी चॉकलेट के नहीं? ये बोलना ही ठीक है जी। इनलैंड रेवेन्यू क्या है? नहीं, इन पांचों में से इनलैंड रेवेन्यू कौन से हैं? वेरी गुड, शाबाश। कस्टम ड्यूटी नहीं आता। ओके जी, अभी मैं अगला क्वेश्चन पूछ। अच्छा, आपकी रहती थी यार फज, यू वांट फज? कहते जी मेरी रहती थी गोली। थैंक यू, यू हैव टू से दैट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, नहीं जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है। इनलैंड रेवेन्यू ये टर्म आगे यूज़ होगी, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, तो आपको पता नहीं। इस चैप्टर में इनलैंड रेवेन्यू का वर्ड नहीं है। इस चैप्टर में क्या है हमारे लिए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारे पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं, एंड दीज आर indirect taxes. Okay, first of all we have to differentiate between direct taxes and indirect taxes. Very surprisingly, when somebody comes to us for the interview and we ask about what's the difference between direct and indirect taxes, and he says that sir, direct taxes which are paying directly and indirect taxes which are paying indirectly. तो वो मैंने जो बात बताई थी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ तवानाई। ये क्या है? इस डेफिनेशन को, ऐसी डेफिनेशन को जिसको आप अपेरेंटली एक्सप्लेन करें, उसको कहते हैं डेफिनेशन ऑफ तवानाई। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तवानाई की ये डेफिनेशन है, ये आपने कोशिश करना है कि ऐसी डेफिनेशन नहीं देते। व्हाट इज़ तवानाई? जिस तवे पे नाई बैठा हो उसको तवानाई कहते हैं। राइट? तवानाई से क्या मुराद है? जिस तवे पे नाई बैठा हो उसको तवानाई कहते हैं। ये डेफिनेशन वो वाली है, प्लीज़ अवॉइड दैट। राइट? ये डेफिनेशन आपने
तवानाई की डेफिनेशन है, ये बिल्कुल आपने नहीं देनी। व्हाट इज़ द राइट डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर बोर्न बाय द टैक्स पेयर। लिख लें, डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर बोर्न, BORN, बर्दाश्त करता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर बोर्न बाय द टैक्स पेयर डायरेक्टली। Direct taxes are those taxes which are borne by the taxpayer directly, and the burden is not shifted. And the burden, direct taxes are those taxes which are borne by the taxpayer, and the burden is not shifted to the end consumer. And the burden is not shifted to the end consumer. ये बात समझ आ गई? यानी जिसको टैक्स लगेगा वही टैक्स देगा, वो इसका बर्डन आगे शिफ्ट नहीं करता। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। एंड देयर आर टू एग्जांपल्स, इनकम टैक्स एंड CVT, कैपिटल वैल्यू टैक्सेस। ये दो इसकी एग्जांपल हैं। ओके, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उसकी डेफिनेशन लिखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस Indirect taxes are those taxes where the burden, indirect taxes are those taxes where the burden is shifted to the end consumer. Where the burden is shifted to the end consumer. अब इसकी ये तीन एग्जांपल आप नीचे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स, FED एंड कस्टम ड्यूटी। अच्छा, इसको आप सेल्स टैक्स ही लिखेंगे, इसको FED लिख सकते हैं, इसका एक्रोनिम बना सकते हैं। जिसका मैं एक्रोनिम कहूँगा बनाना है, वरना हर एक का एक्रोनिम नहीं बनाना। एग्जामिनर इज अनॉयड विद द एक्रोनिम्स विच आर बीइंग यूज बाय द स्टूडेंट्स। वो लिखता है अपने कमेंट्स में कि ये वाना, गोना, खाना, ये मुझे बड़ी तप चढ़ती है। कहता है ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल नहीं करने। अवॉइड दीज एक्रोनिम्स। जो अब वो मैं कहूँगा वही, यानी यू कैन राइट FED बट यू कांट राइट CD। यहाँ आप CD, ये लॉ में लिखा हुआ है FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, तो आप इसके एक्रोनिम यूज़ कर सकते हैं। और FED को ऐसे कभी नहीं आपने लिखना, ये भी गलत है, ये फेड हो जाएगा। एक्रोनिम जब लिखते हैं, जैसे ICAP है, तो ICAP का हर लेटर कैपिटल होता है, ये बात याद रखें। FED फिर आप ऐसे लिख सकते हैं। एक होता है एब्रीवेशन। ICAP इज़ नॉट एन एब्रीवेशन, ये बात जहन में रखिएगा। हम अक्सर इसको एब्रीवेशन कहते हैं, दिस इज़ नॉट एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मीन टू एब्रीविएट, लफ्ज़ को कम करना। लाइक मिस्टर, MR, ये मिस्टर है, और एब्रीवेशन के बाद डॉट लगा होता है। ICAP को आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है, राइट। CA को आप ऐसे ही लिखेंगे, CA। हाँ, इफ़ यू वांट टू राइट डिप्रिसिएशन इन एब्रीवेशन, देन यू कैन राइट डिप एंड डॉट, मीन इट्स ओके। मैं भी अक्सर गलत ही बोलूँगा, मैं कहूँगा इसका एब्रीवेशन क्या है, क्योंकि गलतुल आम है, इसको एब्रीवेशन बोला जाता है, हम नॉर्मली इसको भी, लेकिन एक्चुअली ये एक्रोनिम होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर को अवॉइड कर सकती हैं, इसलिए हम उसे अवॉइड करेंगे। इस ओके। तो ये तीन चीज़ें हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। नाउ आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्चुअली होता क्या है, व्हाई इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। हम इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते क्या हैं, क्यों है, ये हमें थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। I would like to talk about just sales tax because sales tax is a part and parcel of our exam। हमारे एग्ज़ाम का ये हिस्सा है, हम इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। Okay, for that purpose we talk about just supply chain। You know supply chain किसे कहते हैं? हम अगर अपनी supply chain को consider करें, supply chain starts either from the manufacturer or from the importer।
पाकिस्तान में दुनिया में सप्लाई चेन जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, या तो वो मैन्युफैक्चरर होता है या वो इंपोर्टर होता है, यानी इंपोर्ट करके पाकिस्तान में वो बेचता है। लेट्स सपोज कि हम स्टार्ट करते हैं इंपोर्टर से। नंबर 1 हमारे पास है जी इंपोर्टर। इंपोर्टर ने इंपोर्ट की और उसने इसको सेंड आगे प्रोडक्ट बेच दी मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने आगे चीज़ें बना के बेच दी डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने ये चीज़ें आगे सेल कर दी होलसेलर को। होलसेलर ने ये आगे चीज़ें बेच दी रिटेलर को, और रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को। राइट, ये हमारे कंज्यूमर आ गए। ओके, यू गॉट द पॉइंट। बड़ी तसल्ली से इस बात को समझना है। एक होता है इंपोर्टर, एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर। पहले फ़र्क सुनिएगा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्टर एंड। अगर आप लॉ में बात कर रहे हैं इंपोर्टर की, माइट बी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। क्या है इंपोर्टर ऑफ? कि ये चीज़ें इंपोर्ट करता है, ख़ुद बना के आगे बेचता है। लाइक नेस्ले, वो रॉ जो है वो टी जो है वो बाय करते हैं, उसको प्रोसेस करके पैक करके बेचते हैं, तो हम कहेंगे कि ये इंपोर्टर है। क्या है? लेकिन जिसने ये मार्कर इंपोर्ट करके एज इट इज़ बेच दिया, ही इज़ नोन एज कमर्शियल इंपोर्टर। वो क्या है? कमर्शियल इंपोर्टर है। चले इसको बाद में करते हैं, इट्स ओके। ये वो क्या है? कमर्शियल। यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्टर एंड कमर्शियल इंपोर्टर। देखिए, कोई भी चीज़ मैं चस्के के लिए नहीं पढ़ा रहा, मैं हर बात जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इट हैज़ एन इम्पैक्ट। वो आपने जहन में रखना है कि सर जो चीज़ बता रहे हैं उसका कोई ना कोई आगे इम्पैक्ट है, और उसको हमने डिस्कस करना है। नो स्पेस इज अवेलेबल। स्पेस। आप रजिस्टर्ड हो गए इस क्लास में? रजिस्टर्ड हो? अच्छा, देन तो बेटा अगर हम इस महक से बात करें, उन्हें बताएं कि जगह नहीं है जी। यू गॉट द पॉइंट। इंपोर्टर एंड कमर्शियल इंपोर्टर, फ़र्क समझ आ गई? जस्ट लाइक ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। अगर मैं यहीं से चीज़ बाय करके यहीं बेच रहा हूँ तो आई एम अ ट्रेडर, और मैं यहाँ से कुछ चीज़ बाय करके बेच रहा हूँ तो आई एम अ मैन्युफैक्चरर। तो अगर कोई शख्स बाहर से कोई चीज़ लेके इधर बेच रहा है, पाकिस्तान से बाहर, उसको बोलेंगे कमर्शियल इंपोर्टर। ओके, ट्रेडर एंड कमर्शियल इंपोर्टर आर इन द सेम स्टेट। दोनों क्या है? बराबर एक ही स्टेट में मौजूद है। ट्रेडर यहाँ से चीज़ बेच रहा है और कमर्शियल इंपोर्टर बाहर से ला के बेच रहा है। ओके, तो ये कौन होगा आप बताएंगे? अब इस स्टेट के अंदर इसको इंपोर्टर कहना चाहिए या कमर्शियल इंपोर्टर कहना चाहिए? वेरी गुड, क्या कहना चाहिए? गॉट द पॉइंट। ये कौन है? इंपोर्टर, क्योंकि इसके नीचे कौन है? मैन्युफैक्चरर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मोर देन एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट। ये इंपोर्टर होगा कमर्शियल इंपोर्टर होगा? इंपोर्टर होगा, कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है। वेरी गुड, ये कमर्शियल इंपोर्टर है। क्यों कमर्शियल इंपोर्टर है? क्योंकि ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा चीज़ को। ये जो चीज़ बना के आगे बेच रहा है ये मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। दोबारा सुनिएगा, दोबारा सुनिएगा। इसने जो चीज़ ली है, इंपोर्ट की है पाकिस्तान में, इसने उसको क्या किया है? एज इट इज़ इसको बेच दिया है। ये उसको प्रोसेस करने लगा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इंपोर्टर। अगर यहाँ पर मैं मैन्युफैक्चरर ना लिखूँ और डायरेक्ट इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर नीचे आ जाए सप्लाई चेन में, तो ऑब्वियसली क्या होगा?
कि ये कौन होगा, ये बात समझ आ रही है? ये फिर होगा इंपोर्टर, होगा जो चीज़ बना के आगे बेच रहा है। समझ आई या लग समझ गई है? दोबारा सुनिएगा। अगर इंपोर्टर के नीचे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आ जाए, राइट, इसका मतलब हो, देखें आपकी वो बात भी ठीक है, मुझे समझ आ गई कि आप क्यों परेशान हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि कमर्शियल इंपोर्टर कोई चीज़ बनी बनाई ले, ऐसा हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे समझ आ गई, आपकी आंखों में आप जो घूर रहे हैं ना, मुझे समझ आ गई है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ऐसा पॉसिबल है कि ये जो बंदा जिसने मार्कर इंपोर्ट किया, वो मार्कर इंपोर्ट करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दे, राइट? ऐसा पॉसिबल है। तो आप कहेंगे ये कमर्शियल इंपोर्टर है। ये क्या है? ऐसा भी पॉसिबल है कि ये वाला बंदा जो है, ये इस मार्कर के इंग्रेडिएंट्स को बाय करे, इसकी रिफिल को बाय करे, इसकी बाकी चीज़ों को बाय करे, मैन्युफैक्चर करके बेचे, तो फिर भी यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो इट मीन्स कि हम यहाँ, ये बात अगर नहीं भी समझ आ रही तो इसका मेरे सिलेबस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ज़्यादा बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने जो पहली चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है कि इंपोर्टर एंड कमर्शियल इंपोर्टर, वो समझ आ गई? मिट्टी डालें, दफ़ा करें इसको, आपकी टॉफ़ी आपके पास रहेगी, आपने परेशान नहीं होना। समझ आ गई? मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। आगे चलें। मैन्युफैक्चरर, इसने कोई चीज़ इंपोर्ट की और इसने मैन्युफैक्चरर को आगे दे दी। फॉर एग्जांपल कि इसने जो है वो कैपेसिटर जो थे वो इसने इंपोर्ट किए, इसको दे दिए। मैन्युफैक्चरर ने इससे पंखा बना लिया, राइट? इसने आगे ये पंखा मैन्युफैक्चरर को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर उस शख्स को कहते हैं जो किसी इलाके के अंदर, जिसको इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर उसको ऑथोराइज करे, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट माय प्रोडक्ट्स इन दिस एरिया, इस एरिया के अंदर आप मेरी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। इसकी समझ आ गई? वी आर लिविंग इन अ ग्रेवयार्ड, लाइव ना? तो डिस्ट्रीब्यूटर की समझ आ गई? आगे डिस्ट्रीब्यूटर के उस इलाके में कई होलसेलर्स होते हैं जो गली मोहल्लों में बैठते हैं, उनको होलसेलर्स बोलते हैं। रिटेलर कौन होता है? ये रिटेलर, देखें एक इसमें मिथ है, मैंने कुछ चीज़ों को सेट भी करना है। रिटेलर डजेंट मीन कि जो पान सिगरेट की चीज़ें बेचता है या ग्रॉसरी पे बेचता है। ये छोटे लोग भी हो सकते हैं, बड़े लोग भी हो सकते हैं, ज़हनी तौर पे नहीं, वैसे मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ। रिटेलर यानी इस वक्त हाइपर स्टार जो एक कार फोर जो है बहुत बड़ा रिटेलर है, लेकिन वो रिटेलर कहलाएगा। जो शख्स भी कंज्यूमर को चीज़ें बेचता है वो रिटेलर कहलाएगा। इस ओके? अच्छा, अब जब भी स्टूडेंट के जहन में कंज्यूमर आता है ना, तो वो अपने आप को ले आता है। क्या करता है? अपने आप को। ये बात भी जरा जहन में रखिएगा, कंज्यूमर ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। एक कारोबार भी कंज्यूमर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी दिस एयर कंडीशनर, राइट? स्कैन्स ने ये एयर कंडीशनर लगा लिया, तो स्कैन इसका कंज्यूमर है, राइट? एक शख्स चेयर्स बेचता है, क्या बेचता है वो? फर्नीचर सेल करता है। वो एयर कंडीशनर को लेके आया और ऑफिस में लगा लिया, तो हम कहेंगे ये इसका कंज्यूमर है। एक शख्स उसी शॉप पे गया और एयर कंडीशनर ला के उसने अपने घर में लगा दिया, तो ये भी क्या है? कंज्यूमर है। ओके? अब दोबारा सुनिएगा, वो शख्स जो फर्नीचर बेचता था, वो फर्नीचर लेकर आया यूज करने के लिए नहीं, उसने आगे सेल करना है। तो ये जो चेयर्स लेकर आया है ये उसका कंज्यूमर नहीं है। मैं भी उसी शॉप से फर्नीचर लेकर आया और मैंने घर आके इस्तेमाल कर ली, तो मैं क्या हूं? उसका कंज्यूमर। तो आज के बाद आपने इस बात को जहन में रखना है कि कंज्यूमर किसको कहते हैं। कंज्यूमर एक इंडिविजुअल शख्स भी हो सकता है और इंडिविजुअल एक कारोबार भी हो सकता है जो अपने लिए चीज़ यूज़ करेगा। ये चीज़, क्या मैं आपको ये सप्लाई चेन एक्सप्लेन कर पाया हूं? नहीं? इस ओके? नो स्पार्क, इस ओके? जी हाँ जी। ये सप्लायर किसी को भी कह सकते हैं। सप्लायर इज अ जेनेरिक फॉर्म। आप सारे इंसान हैं, राइट? और इंसानों की आगे क्लासिफिकेशन है। ये सारे सप्लायर कहला सकते हैं, रिटेलर भी ये सारे सप्लायर हो सकते हैं।
लेकिन हम अपने लॉ के अंदर इनको अलग अलग यूज़ करते हैं। इट्स ओके, बात क्लियर होगी। अब चलते हैं, अब देखते हैं इंपोर्टर ने जब इंपोर्ट किया, मैं अब हाइपोथेटिकल फिगर लेने लगा हूँ, अज्यूम की हुई, इसने कस्टम वालों को, कस्टम डिपार्टमेंट को इसने 10 रुपये टैक्स दे दिया, सेल्स टैक्स। मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, सेल्स टैक्स। ये बात अब ज़रा आपने गौर से सुननी है। कस्टम डिपार्टमेंट ने ये टैक्स जाके आगे एफबीआर को जमा करवा दिया 10 रुपये का, राइट। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, अभी नहीं है फिलहाल। जब मैन्युफैक्चरर ने कस्टम इससे इंपोर्टर से चीज़ें बाय की, तो मैन्युफैक्चरर ने इंपोर्टर ने इससे क्या किया, 15 रुपये टैक्स लिया। तो गौर से मेरी बात को ध्यान से सुनना है। इंपोर्टर ने वही चीज़ें जब मैन्युफैक्चरर को सेल की, तो इससे इसने कितना टैक्स लिया, 15 रुपये। कैसे लिया, इट्स ओके, नो इशू, ये बात समझ आ गई। इंपोर्टर ने जब इंपोर्ट किया इस कैपेसिटर को, तो इसने 10 रुपये टैक्स दिया, और कस्टम डिपार्टमेंट ने ये 10 रुपये किसको जमा करवा दिए, एफबीआर को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जमा करवा दिए। फाइन, क्लियर। इसने कितने दिए, 15। अब इसके ऊपर आते हैं, इंपोर्टर का इसमें टैक्स कितने पे किए थे इसने, 10 रुपये। डिपार्टमेंट कहता है कि तुम्हारे पास कितने पैसे आ गए, 15 रुपये। अपने वो 10 रुपये रखो और बाकी मेरे 5 मुझे दे दो। समझ आ रही कि भाई तुमने मुझे 10 रुपये दिए हैं ना, वो आ गए मेरे पास, कस्टम वालों ने मुझे दे दिए हुए हैं। हाउ मच यू हैव रिसीव्ड, सर 15 रुपीज़। ओके, अपने 10 रुपये निकाल लो, ठीक है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बाकी 5 रुपये मुझे जमा करवा दो। तो इंपोर्टर ने एफबीआर को कितने पैसे जमा करवा दिए, 5 रुपये। एम आई राइट? इसने अपने बर्डन को किस पे शिफ्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरर के ऊपर। हैप्पी? ये खुश हो गया कि इसने अपनी अमाउंट को रिकवर कर लिया। यू गॉट द पॉइंट? समझ आ गई आपको? इससे पहले कि मैं गिर जाऊं, समझ आ गई? मैं गिरने लगा था अभी, आप नहीं बताते ना, तो फिर मेरे दिल में जो है ना एक, ओके। अब इंपोर्टर ने क्या किया कि जब इसने डिस्ट्रीब्यूटर को ये दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटर से इसने 17 रुपये ले लिए। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको पैसे दिए, मैन्युफैक्चरर को, 17 रुपये, राइट। तो मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर से कितने पैसे लिए, 17 रुपये। कितने लिए, 17 रुपये। हाथ खड़ा करना है, मैन्युफैक्चरर एफबीआर को कितने पैसे जमा करवाएगा जी, 2 रुपये। शाबाश, ये महंगी है, ये नहीं आपने 2 रुपये क्यों 2 रुपये जमा करवाए, क्यों? शाबाश। इसने क्या किया कि इसने जो 15 रुपये दिए थे 17 में से रखेगा और बाकी 2 रुपये जाके जमा करवा देगा। इस ओके? फिर गिरने लगा, डरा ही दिया आपने जी। बेनिफिट यही हो रहा है ना कि इसने 17 रुपये जो इंपोर्टर को दिए थे, 17 रुपये रिकवर कर लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है भाई। मैंने किसी को 15 रुपये दिए हैं, एक बंदे ने मुझे 17 दिए, उसमें से 15 रुपये मैंने अपनी जेब में रख लिए, बाकी 2 जमा करवा दिए, तो मुझे कोई नुकसान हुआ? ये पैसे थे भी नहीं मेरे। अगर मैं ये पैसे रख लेता तो इसको टैक्स फ्रॉड कहते हैं, वो तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। वो कहेंगे भाई अपने पैसे रखो 15 रुपये, नो इशू, ये 2 रुपये तुम्हारे नहीं हैं, अपने पैसे सारे रिकवर कर लो, 2 रुपये तुम हमारे, वो हमें दो, पैसे वापस करो। तो इसको कोई नुकसान हुआ नहीं। हैप्पी? कंज्यूमर पे तो अभी गए ही नहीं, अभी गए ही नहीं, अभी तो गए ही नहीं कंज्यूमर पे। फिर पूछें, अभी कंज्यूमर पे गए ही नहीं, राइट। आई, मेरे पास ना एक
जिनी है, जादू है मेरे पास, मुझे समझ आ जाती कि आप क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करता हूँ, उस क्यूरियोसिटी में फिर आप लाइव रहते हैं। जब आप डेड होने लगते हैं फिर मैं आपको गोली देता हूँ। ओके ओके, कम टू द पॉइंट। डिस्ट्रीब्यूटर ने जब ये चीज़ें आगे होलसेलर को बेची तो इसने से 20 रुपये ले लिए। आपकी बात, आपने मेरे दिल की बात की। डिस्ट्रीब्यूटर को इसने 20 रुपये दे दिए। कितने? 20 रुपये दे दिए। अब मुझे बताएं कि अच्छा इसको हम ऐसे करते, 20 रुपये दे दिए। डिस्ट्रीब्यूटर, आप नहीं बताते, आप बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है कितने पैसे एफबीआर को जमा करवाएगा? 3 रुपये। शाबाश, 3 रुपये। 2 रुपये आपने वापस करने, ये 5 रुपये की है जी। 3 रुपये जी, समझ आ गई आपको? 3 रुपये क्यों जमा करवाएगा? शाबाश, उसको 20 रुपये मिले, 17 रुपये इसने निकाले और 3 रुपये जाके एफबीआर को दे दिए। अगर ये जमा ना करवाता इसको क्या बोलेंगे? एक्सीलेंट। एक चीज़ याद होगी, टैक्स फ्रॉड। मैं बड़ा चालाक हूँ, मैं आपको सेल्स टैक्स भी पढ़ाई जा रहा हूँ। आप ये ना समझे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ अपना। मुझे पहले अपनी फिक्र है, बाद में आपकी। राइट, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। ओके, मैं आपको सेल्स टैक्स करवा रहा हूँ साथ साथ। आगे, होलसेलर ने जब रिटेलर को दिए तो रिटेलर से इसने ले लिए 25 रुपये। कितने? 25 रुपये। होलसेलर कितने पैसे जमा करवाएगा? 5। अब सब ने बोल दिया, गोली खत्म। राइट। अब रिटेलर ने जब ये कंज्यूमर्स को जब चीज़ बेची तो उसने उससे ले लिए, नहीं 40 ले लिए। आपकी नहीं बात मानूंगा हर वक्त, तो है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। लीडर कौन होता है? जो अपनी बात मनवाए। राइट, पेट्रोल 131 का करना तो करके छोड़ेंगे, ये होता लीडर, ये नहीं कि आपसे पूछा जाएगा। अब बताएं जी, 15 रुपये। ओके, एफबीआर को कितने पैसे गए? 15, 20, 30, 30। एफबीआर को टोटल कितने पैसे जा चुके हुए हैं इस एक पंखे के बेचने के ऊपर? अब हाथ खड़ा करें, अब हाथ खड़ा करें। बात बढ़ गई। नहीं 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 नहीं, बात बढ़ गई। बात, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड्स। अब इनसे पूछते हैं, आपने हाथ खड़ा किया, वैसे खारिज कर रहे हैं जी। कितने पैसे एफबीआर को गए? 40। आ जाए आ जाए, जल्दी आ जाए। गोल्डन गोल्डन। अगर ना लेनी हो तो कह दें सर थैंक यू वेरी मच, पहले कह दिया करें थैंक यू। ऑप्शन है आपके पास। एफबीआर को कितने पैसे गए? कैसे? 10। वेरी गुड, 10 कस्टमर वालों ने एफबीआर को दे दिए थे और बाकी पूरी सप्लाई ने 30। ये किसने दिए हैं 40? मैंने दिए हैं। क्या दिए हैं? मैंने दिए। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं इसको? तो देखें, इंपोर्टर ने बर्डन शिफ्ट किया इस पे, इसने इस पे, इससे इससे, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझ आइए आपको जी। अगर किसी ने ना किए हों, वो सेल्स टैक्स में पड़ेंगे। वो कहते हैं कि दरमियान में कोई टैक्स चोरी कर लेगा तो क्या होगा? इंशाल्लाह 25% देयर। ओके, ये है जी हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको डिस्कस किया है। ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसकी नहीं जी, इट्स ओके, क्लियर होगी आपको बात? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट्स ओके, सारी बात समझ आ गई? ओके, फेडरल टैक्सेस इन पाकिस्तान लाइक मोस्ट ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं लिखवा चुका आपको, आप लिख सकते हैं कि इन पाकिस्तान देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर एप्लीकेबल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से हैं?
Income tax and CVT. Very good. डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस दैट आर लेविड डायरेक्टली ऑन द इनकम वेल्थ, ये मैं आपको डेफिनेशन दे चुका हूँ, इट्स ओके। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस प्राइमरीली कंप्राइज ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। किसी भी लॉ के आगे ये जो साल लिखा होता है ना, इसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। किसी भी लॉ के आगे ये जो नंबर लिखा होता है, ये उसकी क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ होती है। इनकम टैक्स कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज एक्ट 1917, तो ये उसके आगे क्या है? डेट ऑफ, कि इस साल ये बना था। टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द नेट इनकम ऑफ द टैक्स पेयर अर्न ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स एज एप्लीकेबल टू रिस्पेक्टिव टैक्स पेयर। इसकी सादा डेफिनेशन आप ये लिखें, इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड, राइट, बाय अप्लाइंग, लिख लें। आहिस्ता आहिस्ता जब आपको आदत पड़ जाएगी, जिमनाई से तो बात नहीं करते ना आप, मैं पूछता हूँ उनसे जिमनाई से, अभी पूछ लेते हैं कि आप करते हैं या नहीं बात करते। हेलो जिमनाई। Hello, how can I help you today? Okay, I am live in a taxation class right now in front of male and female students. Wow, presenting to a class. That's great. What topic in taxation are you covering? And Okay, is there... I am facing an issue, Islamic issue. I see. Are you looking at how principles of Islamic law, like the No, prohibition of... no. I am not concerned with that. I requested my student that they should talk with you on daily basis in order to improve their English. Oh, I see. That's a great idea. So you'd like them to practice their conversational English with me? This is not the issue. The female students are telling me that we are unable to talk with a man who is non-mahram with us. Please tell me the solution. Ah, that's a valid concern for them. Perhaps they could practice with other students in the class, either male students with male students I or think that female they should students with talk with female you. students. Talk with you. They want to talk with. I think that they should talk with you. Please suggest. Do you have any female Gemini to whom they can talk? I understand. However, I don't have different personas or genders. Perhaps if they talk to me in a formal, to-the-point manner, focused on the language lesson, would that be acceptable for them? Or maybe they could record their questions and I could respond that way? Thank you. तो भाई ये मेरा भी कंसर्न है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इससे बात किया करें। ये आपकी अंग्रेज़ी को, यही जो लाइन आपने लिखी है, आप इससे बात करेंगे तो ये आपको सादा और बेहतर अल्फाज में ये आपको प्रोवाइड कर देगा, राइट? तो आप मेरे दोस्त की और मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हैं नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं सर हमने ऑन एंड ऑफ भी चलना शुरू कर दिया है, वी आर टॉकिंग विद इट। वेरी डिप्रेसिंग एटीट्यूड। ट्राई 10 से 15 मिनट निकालें, 25% आपकी क्या होगी? 25% आपकी ये ग्रूमिंग करेगा। सीए आपका थ्रू आउट पूरा क्वालिफाई कर देगा आपको जी। तो डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? आप इसमें इनकम टैक्स की डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इनकम टैक्स स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स, स्पेसिफाइड मींस वो जो उनके ऊपर एप्लीकेबल है। स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स आर अप्लाइड, okay, I can start a new in income tax, taxable income is multiplied। मैंने क्या लिखवाना शुरू किया था, वहीं से करता हूँ। स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स, specified tax rates are applied on the
टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर। बस इतनी डेफिनेशन लिख लें, दैट्स इट। वो 2-3 लाइनें करने की बजाय, लेकिन ये आपको यूज़ टू करना है। इस तरह अगर मैं हर चीज़ को मैं लिखता जाऊँगा ना तो ये फिर वो हमारा कंटेंट पूरे नहीं कवर होंगे। अभी मैं शुरू शुरू में आपको यूज़ टू करूँगा, फिर आपने खुद से सिर्फ ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप करेगा। इन इनकम टैक्स स्पेसिफाइड टैक्स रेट्स आर अप्लाइड ऑन द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ टैक्स पेयर, ये कर सकते हैं। ओके, देन है जी, फॉर दैट पर्पज देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। वो है सैलरी, इसको तो हमने 65 एरिया है इंशाल्लाह, इसको तो हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। वो है 5 हेड्स ऑफ इनकम। एम्प्लॉयमेंट यानी सैलरी, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम, ये समझ आई इसको क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट इज सेमी कॉलन, राइट। एंड यहाँ अगर और होता तो क्या फ़र्क पड़ता? फिर हम कहते हैं कि इनमें से कोई भी, इनमें से, इसकी पंक्चुएशन में एक गलती है, कोई बता सकता है? एक फुल स्टॉप नहीं है, शाबाश। और क्या गलती है इसमें? ये इन सब के साथ सेमी कॉलन होना चाहिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ हाँ, यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर सेमी कॉलन होने चाहिए थे। ये अंग्रेज़ी का असूल है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये इसमें एक इशू है। तो कितने हेड्स ऑफ इनकम है? 5। नंबर 1 सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर्स। यहाँ देखें, इनकम की बजाय गेन का लफ्ज़ आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ये आपने ज़हन में रखना है। गेन से मुराद है एसेट को बेच के जो इनकम आती है। गेन से क्या मुराद है? एसेट से बेचने से जो इनकम आती है। इसका मतलब ये है, देखें अब चीज़ को याद रखेगा, एसेट से 2 तरह की इनकम आती है। एसेट से कितनी आती है? या तो एसेट इनकम जनरेट करता है जिसको हम यील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जांपल, मेरे पास बिल्डिंग है तो मैंने रेंट पे दे दी, राइट, एक इनकम। मेरे पास शेयर्स हैं तो उससे डिविडेंड मिल रहा है, ये उसकी यील्ड है, आउटपुट है उसकी। क्या मैं बिल्डिंग बेच सकता हूँ? बेच सकता हूँ ना? हाँ। अब देखिएगा, अगर मुझे उस लैंड और बिल्डिंग से रेंट आएगा तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्मली, लेकिन अगर उस बिल्डिंग को ही बेच दूंगा तो फिर यहाँ लिखूंगा। समझ आ रही है? मैं शेयर से मुझे डिविडेंड आएगा तो मैं उसको यहाँ लिखूंगा क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी, यहाँ रियल एस्टेट नहीं है। लेकिन अगर शेयर्स को बेच दूंगा तो गेन जनरेट होगा। तो आज एक नया लफ्ज़ आपने सीखना है, इनकम और गेन में क्या फ़र्क होता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आपने जहन में रखना है। कैपिटल गेन जब भी आपके दिमाग में आए तो एसेट का बिकना आना चाहिए। ये गेन है, ये इनकम नहीं है। ये बात जहन में रखनी है, याद रहेगा? ओके। ये कैपिटल गेन्स मीन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। बहरहाल 5 हेड्स हो गए। कैपिटल वैल्यू टैक्सेस ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन सच एज ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। इस वक्त पाकिस्तान में 2 जगहों पर CVT लगा हुआ है। वो क्या है हमारा? प्रॉपर्टी और गाड़ियाँ, 2 पे लगा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा चुका हुआ हूँ। नंबर 1 इज़ द कस्टम ड्यूटी, ठीक है। गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। इसको इतना, बाकी सारा इसको आप उड़ा दें, बस इतना काफ़ी है। गुड्स एक्सपोर्ट पे तो नहीं है पाकिस्तान में, मैंने नहीं कभी देखा। लिख दें अगर किताब में लिखा हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ नहीं, शायद लगी हो, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है। इतनी लाइन याद रख लें कि कस्टम ड्यूटी, गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान आर लायबल टू रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अल्लाह खैर सलाह, ठीक है जी, याद रहेगी ये। आगे चलते हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक मिस्टेक है, वो बता सकते हैं क्या मिस्टेक है? डी जो है, डी कैपिटल में होना चाहिए था। डी किस में होना चाहिए था? कैपिटल में होना चाहिए।
ठीक है, आप इसका यही लिख सकते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। देखें, सादा करते हैं, सॉरी इसको कल ना इधर से कर दीजिएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ आर लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स। हाँ, हर चीज़ पे पाकिस्तान में फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भूल भी जाए तो ना लिखें, ऐसी कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेविड या एप्लीकेबल ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड, दैट्स इट। इतनी बात मुकम्मल हो गई आपकी, ठीक है। इनके ऊपर जो है वो ये लगाई जाती है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा फ़िलहाल नहीं है। इसकी एग्जांपल्स ये बस नोट कर लीजिएगा, ये वाली नीचे, ये कि इसमें है टोबैको है, तंबाकू है, सिगरेट्स हैं, राइट, सिगरेट सब्स्टिट्यूट्स हैं, यू नो सिगरेट सब्स्टिट्यूट्स, ई सिगरेट, नस्वार, उसमें भी टोबैको पड़ता है, राइट। आजकल वो आती हैं निकोटिन पॉचेज आते हैं, ये सारी उनके ऊपर, ये सीमेंट के ऊपर भी लगा हुआ है, उसकी एग्जांपल, या गाड़ियों के ऊपर भी एफईडी लगी हुई है, बस इतनी काफ़ी हैं एग्जांपल्स। सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स जो है वो किन किन पे लगा हुआ है? सेल्स टैक्स इज लेविड एट वेरियस स्टेजेस, राइट। नंबर 1, ऑल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान, नंबर 1 ये देखिएगा आपके सामने है, all taxable goods supply, all taxable supplies made in Pakistan by a registered person in the course of furtherance, बस मैन्युफैक्चरिंग वाला लिख दें, इनके भी लगा हुआ है। all taxable services provided, all taxable goods imported, all taxable goods produced, all taxable services provided, that's it। इन पे सेल्स टैक्स लगा हुआ है, इंपोर्ट पे लगा है, पाकिस्तान में सप्लाई पे लगा है, और बस याद रहेगा सब में क्या लफ्ज़ है? all taxable goods, all taxable supplies, all taxable services, all taxable goods imported into पाकिस्तान, बस ख़त्म। आगे लिखना याद करना कर लें, बात मुकम्मल हो गई। all taxable supplies made in Pakistan by a registered person, बात मुकम्मल। all taxable services provided in Pakistan, सर्विसेज के साथ या तो प्रोवाइडेड का लफ्ज़ आएगा या रेंडर्ड का लफ्ज़ आएगा, पर सर्विसेज इधर प्रोवाइडेड इधर रेंडर्ड, बस ये दोनों लफ्ज़ लिख सकते हैं, ओके। रेट इसका 18% है, बस कम भी है इसके ऊपर, इस ओके जी। ये बात हमारी आज, हिस्ट्री बेटा पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री आज तक एग्जाम में आई नहीं है, लेकिन एक दफ़ा इसको रीड कर लीजिएगा कि ये हिस्ट्री क्या है, ओके जी। अब आगे हम जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, अब आएगी इसकी बारी कि सर मैं इसमें टेस्ट कैसे होऊंगा, टेस्ट क्या है, कैसे मुझे टेस्ट किया जाएगा, और इसका रिप्लाई मैंने किस तरह से करना है। दैट इज़ जिस स्टूडेंट ने किताब का चैप्टर ए कर लिया, बी नहीं किया, तो उसने ए भी नहीं किया। जिस स्टूडेंट ने चैप्टर ए कर लिया खालिद साहब की किताब का, और उसने बी नहीं किया, तो उसने मेरे ख्याल में ए भी नहीं किया। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि एग्ज़ाम में मुझे टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो इट मीन्स कि आपको वो चीज़ पता ही नहीं है, आप उसमें कन्फ्यूजन में आएंगे। अच्छा, सबसे पहला ये है, स्प्रिंग 2026 में क्वेश्चन नंबर 6, मेरा ख्याल ये 5 है, मैं गलत लिख गया हूँ, ये क्वेश्चन नंबर इट इज़ 5। इससे पहले आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे के सारे कौन से होंगे? हाँ, नीड्स ओके। If you have any personal issue, you can leave the class without my permission. You are allowed. It's good कि आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, लेकिन if you have an issue, you can leave the class without my permission. But without any reason, do not leave the class. ये भी मेरा है, ये नहीं है, मेरा दिल कर रहा है सर, आपको देख देख के तंग पड़ गया हूँ। There should be a beautiful lady instead of you. I don't like beard. तो उसके लिए ओके। अब आपने देखना है कि क्या ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से है या नहीं है। चैप्टर 1, अभी हम सिर्फ चैप्टर 1 को देखेंगे। ब्रीफली डिस्क्राइब टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, स्पेसिफाई विद रीजन वेदर ईच ऑफ द फॉल्स अंडर टैक्स एवेजन, ये नहीं है, राइट। ये तो सेल्स टैक्स का है,
spring 2025, right? Briefly discuss the broad principles governing the levy of taxes. Principles of levy of how many marks? 3. याद रखें, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आप पेपर छोड़ के आएंगे। ओवरवेलमिंग रिस्पांस देना उस क्वेश्चन के लिए जिसके नंबर कम है और आपको ज़्यादा आता है, तो उस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। खारिश ना हो तो खारिश नहीं करनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। खारिश ना हो तो खारिश, इससे हमेशा प्रॉब्लम ही होती है, राइट? किसी महफिल में बैठे हुए हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपका मौजू ही नहीं है, आप दरमियान में कूदते हैं, उसको तब चढ़ेगी कि भी आपका तो ये मसला ही नहीं है। यही प्रॉब्लम हम डॉक्टर के साथ भी करते हैं। खुद दवाई लेने आते हैं, अगला बंदा आता है, जी आपको क्या मसला है? वो कहता है मुझे पेट का कैंसर है। धनिया पिया कर यार, राइट? सुबह टाइम नहार मुँह जो है वो लिया करो, उसको भी किया करो, उसको भी किया करो, और ख़ुद पेट दर्द हो रहा बेचारे का। ये प्रॉब्लम होती है हमारी कि बग़ैर ख़ारिश के ख़ारिज करनी शुरू कर देते हैं। तो ये असूल जहन में रखना है, जब ख़ारिश ना हो तो ख़ारिश, इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी आसान रहेगी, वरना ज़ख़म ख़राब कर बैठेंगे अपना। तो 3 नंबर का है, इसके ऊपर 3 ही लाइनें बनती हैं, इससे ज़्यादा इस पर लाइनें नहीं बनती। कौन से प्रिंसिपल है 3? हाँ, अच्छा भाई, वो 3 बनते हैं जो आपको याद है, ठीक है? ये है द बेनिफिट प्रिंसिपल। देखें, सबसे पहले तो हेडिंग दिया करें। अच्छा, मैं अब इसको लिखता तो मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखता, अब मैं वो भी आपको बताने लगा हूँ। ये ना मेरा डस्टर चेंज करवा दें, लेकिन वो दूसरा जो होता है ना देसी वाला, वो सही चलता है, इससे ये ना निशान नहीं पड़े। देखें, इस क्वेश्चन को अगर करना हो तो कैसे किया जाए? सबसे पहले आप इसकी हेडिंग देंगे, राइट? आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्ज़ाम के अंदर हर क्वेश्चन एक नई शीट से शुरू करना होता है, राइट? आप कहेंगे सर ये सिर्फ 2 लाइन का था, सारा पेज आया जा रहा है, राइट? वाई यू आर कंसर्न विद दैट? जब आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि आपने हर क्वेश्चन, राइट, आपने नए पेज से ही शुरू करना है, तो आप ये वाई यू आर टेकिंग दैट काइंड ऑफ पंगा, क्यों ऐसा हरकत कर रहे हैं आप? ऐसी काम जो इंस्ट्रक्शन दी गई उसको फॉलो करना है। अब इसमें हम लिखेंगे प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। क्वेश्चन आपने दिया, जहाँ पर भी आपने क्वेश्चन का नंबर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, राइट? ये आपने लिखा। तो पहले इसकी हेडिंग दें, प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, ये आपने हेडिंग दी। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं लाजमी ये लाइन में लाजमी एग्जाम में लिखता था, फॉलोइंग्स आर द प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ से मैं 1, 2 और 3, देखें मैंने एग्जामिनर को कहा मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, उसका पार्ट ए कर रहा हूँ, यस, मैं ये वाली हेडिंग दे रहा हूँ, उसको मैंने फैसिलिटेट किया एग्जामिनर को, और वो 3 चीज़ें ये वाली हैं। तो इंशाल्लाह वो आपको यहाँ पर 3/3 देगा। इससे आपने उसको नॉलेज भी बताया कि मेरे पास नॉलेज है जो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और मुझे बताने का तरीका भी आता है। 2 चीज़ें एग्जामिनर लाजमी चेक करता है, ये बता क्या रहा है और कैसे बता रहा है। मेरे वालिद मेरे से पानी मांगते हैं, कहते बेटा पानी ले आओ, मैं जनाब गिलास उठाता हूँ और अब्बू से कहता हूँ, पानी तो मिल गया उनको, फिटे मुंह तेरे जमने पे लान गए यार। हाँ जी अब्बा जी क्या हुआ? जेन जी, यू नो मी, यस आई एम मॉडर्न, यू आर मी इक्वल स्टेटस,
ये अनदर क्या किया मैंने पापा के साथ, मैंने पानी दे दिया, गलत तरीके से दिया मैंने। तो इसी स्टूडेंट की तरह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और सलीके से प्रोवाइड करें। आपका पेपर इंशाल्लाह कोई नहीं रोक सकता पास होने से। बगैर पढ़े नहीं दे देना कि सर मुझे सर ने 2 चीज़ें बताई थी, पढ़ना भी है उसके साथ। ओके, ये बात समझ आ गई, आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है। नहीं हेडिंग ना दें, देखिए मैंने कहा टाइम सेव करना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से 3 आपने लेंगे, 3 लाइनें लिख दें, राइट। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप तीनों हेडिंग दें और फिर नीचे उनको 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर दें। उसका फ़ायदा एक होता है, फ़ायदा ये होता है कि इट्स अप टू यू। अच्छा, आप अगर ये 3 लाइनें लिखेंगे कितने टाइम में लिखेंगे? नहीं, ये 1 से 1.5 मिनट में हो जाएगी ये, अगर आपको आती है। आप लिख के देखिएगा घर जाके, विद इन अ मिनट और विद इन 1.5 मिनट आप ये लिख लेंगे 3 लाइनें। ये मैं आपको पहले बता दूँ, जिसको आती है वो लिख लेगा। यानी इसने क्या लिखना है, बेनिफिट प्रिंसिपल्स। यहाँ इंडिविजुअल गलत लिखा हुआ, टैक्स पेयर शुड बी टैक्स इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट दे रिसीव। कितना टाइम लगेगा आपको लिखने में? ये 1-1.5 मिनट में लिख जाएगा। देखें, इसका आपको जो एक्चुअल टाइम था एग्जाम के लिए वो था 3 × 1.8। कितने बनता है टाइम? कैलकुलेटर से करें, हो जाएगा इंशाल्लाह, ट्राई करें। हाँ जी, 5.4। ये आपका 1.4 में इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको आता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, घर जाकर ट्राई कर लीजिएगा। इससे आपको टाइम मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको टाइम सेल करेगा। यार इसका मैं टाइम आगे बढ़ाता हूँ, मैं दूसरा लैपटॉप जो है कल यूज़ करूँगा, उससे ये इशू नहीं आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपको टाइम सेल करेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देगा। यहाँ से आपको कितना टाइम मिल गया? 4 मिनट मिल गया। ये 4 मिनट किसी और क्वेश्चन में यूज़ होने हैं। दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। यहाँ से जो आपको टाइम मिला है ना, ये किसी और जगह लाजमी यूज़ होगा। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जैसे कोई क्वेश्चन आ गया आपका 20 मार्क्स का, इंटू 1.8 करिएगा, क्या टाइम आ रहा है? 20 नंबर का एक क्वेश्चन है और 1.8 से मल्टीप्लाई करें, 36 है। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपका एक्चुअल टाइम पौना घंटा ले जाए सॉल्व होते होते। तो ये जो 4 मिनट बचे हैं ना, वो इसमें आपके यूज़ हो जाएंगे। लेकिन आप कर नहीं सकते पेपर में बैठ के, इधर से टाइम निकल रहा, उधर लग गया, मैंने ये वाला टाइम इधर लगाना है। यहाँ को कीड़ी काटा नहीं खेलना शुरू कर देना पेपर में। आप कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपका हाथ एडजस्ट होता जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम कर रहे होंगे, कुछ आपको टाइम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ये टाइम प्रोड्यूसिंग क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइम दे रहे होते हैं। इस क्लियर? अच्छा, अब एक बच्चा कहता है जी सर पहले मैं तो प्रिंसिपल को डिफाइन करूंगा, फिर मैं टैक्स को भी डिफाइन करूंगा, मुझे ख़ास खारिश है, इसके बगैर मैं आगे चल नहीं सकता, मेरी ये प्रॉब्लम है। मैं लंबी करता हूँ हमेशा बात। भी उल्लू के पट्टे आपको मसला क्या है? राइट, आपने सबने गुस्सा नहीं करना, सर उल्लू की पट्टी भी कहे नहीं। आप चूंकि आप बर्दाश्त कर लेते हैं इसलिए आपको ही मजाक करूँगा जब भी करूँगा। आपसे मैं हाथ हौला रखूँगा इंशाल्लाह। हो जाए तो आपने माइंड नहीं, समझ आ रही है भाई, क्या ज़रूरत है इसकी? बस 3 नंबर है, उसके 3 नंबरों में इसको क्लोज करें, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन था पिलर ऑफ टैक्सेशन। तो अभी ये हमारा नेक्स्ट आएगा पिलर ऑफ टैक्सेशन का। तो आप देखें कि इस एग्ज़ाम के अंदर 10 की बजाय उसने 7% वेटेज दी है, 3 + 4 उसने ये इसमें टाइम दिया हुआ है। आगे चलते हैं, ऑटम 2025। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहते हैं सर मैं स्प्रिंग में बैठ रहा हूं तो मैंने स्प्रिंग के सारे क्वेश्चन निकाले और उसमें इंटेंसिटी ये थी, लिहाजा मेरे भी स्प्रिंग में ये आएगा। मैं कहता हूँ वेल डन, आप आई के आप जाएं कराची और यही बात उस एग्जामिनर को बताएं जिसने पेपर सेट करना। उन्होंने कहा स्प्रिंग के अंदर यही सवाल देना आपने, मैंने इसके अलावा कोई सवाल तैयार ऐसे टोट के नहीं लगाने। सीए जो है ये कुछ सिलेक्टिव स्टडी नहीं होनी। ओके, कहता है जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्सेशन सिस्टम एंड प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन एज टू व्हाई ईच इज इनकरेक्ट। समझे कि ये पूरा सांप आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें एक लफ्ज़ ऐसा है जो मुझे अट्रैक्ट करेगा जवाब देने के लिए। वो लफ्ज़ ढूंढना है आपने, वो हाथ खड़ा करना है।
जी जी आपको पहले भी मिल चुकी है। बस एक ही। यस वेरी गुड। इसमें लफ्ज़ था जस्टिफिकेशन का। ये उसने मांगी है आपसे। ये चीज़ ढूंढनी होती है एग्ज़ाम में कि मेरे से बात क्या पूछी जा रही है। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप टेक्स्ट मेरे से पढ़ने के बाद इंशाल्लाह आप बाकी एग्ज़ाम के अंदर भी आपकी ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टैक्सेशन। अब देखिए कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ टैक्सेशन सिस्टम। दिस इज इंफॉर्मेशन। ये सांप चल रहा है। एंड प्रोवाइड, यहां से गर्दन के करीब आ गए। आ जस्टिफिकेशन, ये है कहता इस पे मारो। एज टू वाई ईच इन इज इनकरेक्ट। राइट, ये सारी स्टेटमेंट कहता क्या है, इनकरेक्ट है। अब जब आप जवाब देते हुए लिखेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज, राइट, तो उससे कुछ अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है ये सारी गलत हैं, तुम्हें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत क्या है। ओके सर, ये आप तो प्रोफेशनल बंदे हैं, क्या आप भी ऐसे ही करते थे? नहीं, मेरे से ऐसे नहीं होता था। ये यूज टू हो जाएंगे आप इस चीज़ के आहिस्ता आहिस्ता। इतना प्रोफेशनल आप एग्ज़ाम में आंसर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पहले मैं आपको बता दूँ। आप करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब करना शुरू करेंगे ना फिर आप यूज टू हो जाएंगे। बचपन में याद है बच्चे जब सीढ़ियों पे चढ़ते थे आप लोग, तो ऊपर से नीचे गिरते थे, रोल होते हुए आते थे, फिर चढ़ते थे, फिर गिरते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि आपके दिमाग ने चढ़ना सीख लिया। अब क्या है, आपने कभी सोचा भी नहीं कि मैं कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। यही होगा इंशाल्लाह आपके साथ। जब आप हम एंड तक पहुँचेंगे तो आप एग्ज़ाम को देखेंगे, हाँ सर ये चीज़ मांगी जा रही है और मैंने इसका रिप्लाई ये वाला करना है। किसी जगह पर भी सीढ़ी थोड़ा सा साइज़ कम ज़्यादा होगा, आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे ज़िंदगी कहीं पर भी। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है सीढ़ियों का। मेरे पुराने घर के अंदर वो बंदा बहुत देर लगा रहा था, तो मैंने उसे कहा कि 2 की बजाय 1 बना दो। कहता आप तंग होंगे। मैं कहा बना के जान छोड़ो, निकलो इधर से। मेरी शादी थी उस वक्त। मैं कहा निकलो, दफ़ा हो इधर से, जाओ। जान ही नहीं छोड़ रहे। उसने वो क्या कर दिया, एक साइज सीढ़ी का बड़ा बना दिया। आज तक मेरे घर वाले मुझे दुआएं देते हैं। जो गिरता है ना मुझे कहता है कि ए इमरान ने बनवाई थी। समझ आई है। तो ये था। पहली है जी, टैक्सेस मस्ट बी इम्पोज्ड ओनली ऑन इनकम। ठीक है, तो कह रहा है इसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें। एंड प्रोवाइड आ जस्टिफिकेशन की इनकरेक्ट क्यों है। ये बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कहता है यस दिस इज इनकरेक्ट। आप क्या लिखेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन को है। आप क्या लिख सकते हैं इसमें, पहले तो मस्ट ना लिखें, इसको उड़ाएं। मे भी लिखा जा सकता है। टैक्सेस मे बी इम्पोज्ड, ओनली छोड़ दें, ऑन इनकम, ट्रांजैक्शंस एंड वेल्थ, और वेल्थ कर दें। फिर ये स्टेटमेंट ठीक होगी। यानी असल में शायर कहना चाह रहे हैं, इसको ठीक करें। द पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर्स विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट। ये टैक्स पेयर की ख्वाहिश पे होगा, ठीक है आज देना है या टैक्स मैंने नहीं देना। डू यू थिंक इट इज़ अ विलिंगनेस? क्या पढ़ा था, एनफोर्स होनी चाहिए या एबिलिटी होनी चाहिए। टैक्स पेयर की एबिलिटी हो या दोनों बातें ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, राइट, शुड बी बेस्ड, या राइट बेस, अगर वो कह रहा है बेस पूछ रहा है ना तो फिर विलिंगनेस का बता दें। विलिंगनेस की बजाय एबिलिटी का लिख दें। शुड बी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे द टैक्स, या लिख दें टैक्सेस शुड बी एनफोर्स्ड रादर देन बेस्ड ऑन द विलिंगनेस। तो फिर दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देखिए सजेस्टेड सोल्यूशन में जो भी लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर ये कहता है, आई कैप कहता है ऑल्टरनेट सोल्यूशंस आर एक्सेप्टेड। राइट, वो हमसे पूछते हैं हर साल, चार्टर्ड अकाउंटेंट को खत भेजते हैं कि भाई ये सोल्यूशन है, डू यू थिंक कि इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन हो सकता है, तो हम भेजते हैं। तो वो सारे सोल्यूशन क्या करते हैं उसके अंदर, वो एम्बेड करके इन्विजिलेटर को उसको देते हैं, एग्जामिनर को, कि भाई ये 3 सोल्यूशन ठीक है, जो बच्चा इनमें से करेगा आपने उसको ठीक ही करना है। आगे है जी, टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद द गवर्नमेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ होने चाहिए। नोट, दिस इज़ आर नॉर्मेटिव गाइडलाइंस रादर दैन एन एब्सोल्यूट करैक्टरिस्टिक्स। कहता है ये गाइडलाइन नॉर्मेटिव है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसको कहते हैं एग्जामिनर की खारिश। भी क्या तकलीफ़ है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं आपके पास, इतने औखे लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नॉर्मेटिव गाइडलाइंस रादर दैन, आपने क्यों एआई का यूज़ किया? तो ऐसी चीज़ के गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। समझ आ रही है? ऐसी चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर आपको समझ आ रही है कि यार ये तीसरा समझ नहीं आ रही, चौथा पांचवा लिखें, इसको फिलहाल छोड़ दें, 4 करके आ जाए। राइट, समझ आ रही है? लेकिन इसका क्या, इसमें क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि भाई क्या टैक्स जो है, टैक्स लॉ जो है, सिर्फ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ही देख के लगाने चाहिए या कुछ और भी कंसिडर करना चाहिए? और भी कंसिडर करना चाहिए। इसमें ये चीज़ है कि एब्सोल्युटली आपने इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देखना। क्यों? पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो हम टैक्स पे कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? डेट सर्विंग में। तो इकोनॉमिक गोल तो नहीं है। क्या पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है कि सूद देना है हमने? नहीं है ना। तो फिर ये स्टेटमेंट को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, कि शुड बी की बजाय आप शुड बी कंसिस्टेंट विद इकोनॉमिक गोल्स एंड सम अदर ऑब्जेक्टिव्स, आप ये लिख सकते हैं कि सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। टैक्सेस कैन बी एनेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। एनेक्टमेंट कहते हैं उसको लगाना, बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। क्या हमें ये बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? अभी बताता हूँ। पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव, नेट ही नहीं आ रहा, प्रेस स्पेस टू प्ले, कहता है ये करें। कौन है जी चीफ एग्जीक्यूटिव? मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। तो कहता है टैक्सेस जो हैं किसी एक बंदे को, क्या इसको लगाने चाहिए? राइट। अभी कितनी मुश्किल से उन्होंने बताया आवाम को कि मेरे दिल ने सोचा, मैंने दिमाग से काम लिया, फिर मुझे समझ आई कि 200 रुपया नहीं 130 रुपये हमें टैक्स लगाना चाहिए। कहते ये नहीं लगाना चाहिए, एक सॉवरन बॉडी होनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई काम आप अकेला बंदा करेगा ना, वो अक्सर प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो किसी मुल्क में जो टैक्सेस हैं वो किसी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से नहीं लगने चाहिए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, बस कह दिया ना मैंने, ये अक्सर बाप की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है घर में। राइट, महंगाई इतनी होगी, आज के बाद मटन नहीं बनेगा, दैट्स इट, ये होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। समझ आ गई? तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से नहीं होना चाहिए, ये सॉवरन बॉडी पूरी हो, जो पार्लियामेंट है उसको लगाना चाहिए। टैक्सेस में बी इम्पोज्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आईएमएफ को टैक्स लगाना चाहिए किसी मुल्क में? नहीं लगाना। किसको लगाना चाहिए? ये भी हमारी वही है कि हमारे पाकिस्तान को खुद लगाना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट को टैक्स लगाना चाहिए। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर देंगी तो वो आपसे क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, जैसे हमारे आपके रिसोर्सेज खाना शुरू कर देंगे। राइट जी। तो इंशाल्लाह ये कल हम इसको कंप्लीट करेंगे एंड स्टार्ट द थर्ड चैप्टर इंशाल्लाह। 5% मेरी तरफ से तकरीबन आपका सिलेबस कंप्लीट इस चैप्टर से हो गया हुआ है, आपने जहन में रखना है। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।